So first of all, to examine the material property, we can perform Coupon test or tension test, and in graphical form, we can, represent in this form. जिसमें हम लोग एक तरफ हमारे पास स्ट्रेस होता है विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया एंड एक तरफ हमारे पास स्ट्रेन होता है. The main purpose to utilize the stress and strain diagram or graph or behavior is to remove the geometry. इसके थ्रू हम लोग जो किसी तरह की भी जो ज्योमेट्री है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं. सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, हॉलो क्रॉस सेक्शन है, पाइप है, तो हम लोग सो दैट्स व्हाई वी कैन ओनली यूटिलाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिहेवियर. ठीक है, सो दैट्स द मेन पर्पस दैट वी यूटिलाइज दिस डायग्राम. और अभी इसको थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं. मतलब ये तो टिपिकल टेंशन टेस्ट की एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक लीनियर रेंज होती है, फिर यील्ड होता है एंड देन फ्रैक्चर होता है. ठीक है, तो इसके बाद ओके this is the stress stress strain diagram या stress strain relationship of a ductile material such as steel. ठीक है, it can be, this diagram can be classified into different parts: elastic region, preferably plastic yielding region, strain hardening or necking. So let us first of all discuss these different parts and how they, its properties relative to the any material. ये तो एक डक्टाइल मटेरियल है जैसे स्टील का एक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, बट डेफिनेटली दीज डायग्राम्स और जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है दे आर मटेरियल डिपेंडेंट. कंक्रीट का थोड़ा डिफरेंट होता है, स्टील का डिफरेंट है, एल्यूमिनियम का डिफरेंट है, और डिफरेंट अलॉयज़ हैं उनका डिफरेंट है. कुछ ऐसे अलॉयज़ भी होते हैं या हमारे पास मटेरियल्स भी हैं जिसमें, जिस तरह इसमें तो यील्डिंग के बाद ये steel will not come back to its original position, but there are some alloys which are smart materials which जिस पे currently research हो रही है उसमें ये and even after yielding a material can come back to its original position. ठीक है, anyway let's stick to the topic today. So first of all जो हमारे पास ये इलास्टिक रीजन है, मतलब अगर मेरे पास कोई भी फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की बार है जिसको आई पुट द लोड्स ऑन इट. अभी आप लोग इमेजिन करें अगर कोई स्प्रिंग है जिस तरह हम लोग उसको पुल करते हैं तो उसके पास एक सर्टेन रेंज तक स्प्रिंग कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो दैट्स बेसिकली द व्हाट यू कैन से इलास्टिक रीजन. ठीक है, तो मतलब इस इलास्टिक रीजन में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड लीनियर इलास्टिक रेंज और यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई. ठीक है, so this also defines the stiffness of the material कि जितना ये जितनी ये हायर होगी उतना स्टिफ मटेरियल होगा, जितनी ये लोअर होगी उतना हमारे पास लेस स्टिफ मटेरियल होगा. ठीक है, सो दिस लीनियर रेंज एंड्स विद द पॉइंट विच इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. इसका मतलब ये है कि विद इन दिस रेंज अगर हम लोग इतना लोड इसको अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे, द बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन या उसमें कोई परमानेंट उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, परमानेंट सेट नहीं होगा. ठीक है, सो दिस पार्ट उसके बाद and after that if we keep loading or keep loading the material, the point we will reach is called yield stress. This is the point beyond which the material will not come back to its original position. हमारे पास जो ये पोजीशन है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे, तो हमारे पास मटेरियल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर दिस यील्ड पॉइंट. अच्छा, one more thing, that this is the elastic range and this is the linear range. There is a different, this is the non-linear range. Okay, मतलब जो हमारे पास linear range है वो सिर्फ proportionality limit तक है. जो नॉन लीनियर रेंज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद शुरू हो जाती है, बट इट्स स्टिल इन इलास्टिक रेंज. इलास्टिक रेंज का क्या मतलब होगा कि ये वापस अपनी
ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। बट इट विल बी नॉट लीनियर मतलब in this case E will change, the young modulus is changing, I mean it's going into the non-linear range, ठीक है। ये बहुत, I mean this region is very small but in this is not a proportional diagram, so ये इतना मतलब proportionality limit और क्या बोलते हैं yield stress approximately same होता है, especially I mean जिस तरह की हमारे पास ductile material है। But after the yield point, beyond this point, the material will not come back to its original position. इसके बाद अगर हम लोग loading को reduce करते हैं तो definitely there will be some setback. This is called this is called permanent set और permanent deformation, ठीक है। Permanent deformation. Okay. So after this region is I mean called this point will be called the yield stress definitely, कि इस पे हमारे पास कोई जो मटेरियल है वो yield हो चुका है, और जो हम लोग बेसिकली उसमें कंसिडर करते हैं पीआरसी में या स्टील स्ट्रक्चर्स में, सो दिस इज बेसिकली पॉइंट विच वी कंसिडर इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। सो और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगी, yield डिस्प्लेसमेंट होगी। So, okay, beyond this point, there will be I mean, there will be a permanent deformation, or body is not going to come back to its original position even after the after yielding. So, इसके बाद जो ये प्लास्टिक रीजन है हमारे पास, स्ट्रेस तो इंक्रीज नहीं होगा बट स्ट्रेन विल बी इंक्रीजिंग विद अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर आप मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, अगर हमारे पास कोई आई मीन क्या, जिस तरह आप लोगों को कोई प्लास्टिक का रूलर हो, या जिस तरह हमारे पास कोई एल्यूमिनियम की वायर हो, अगर हम लोग उसको बेंड कर दें तो वो आफ्टर यील्डिंग इट कैन इजीली, आई मीन विद अ वेरी लिटिल फोर्स हम लोग उसको वी कैन मूव इट और वो बेंड हो जाती है और वो फाइनली इट फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक रीजन। तो यील्ड स्ट्रेस के बाद एक बहुत ही स्मॉल फोर्स के बाद भी हमारे पास स्ट्रेन इंक्रीज होता रहता है, और दिस इज इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। जितनी हमारे पास ये आई मीन डक्टिलिटी इज बेसिकली द टोटल अल्टीमेट स्ट्रेन ओवर दिस यील्ड स्ट्रेन, ये अल्टीमेट स्ट्रेन ओवर यील्ड स्ट्रेन। सो हमारे पास जितना बड़ा ये रीजन होगा उतना हमारे पास मटेरियल डक्टाइल होगा। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भी आगे डिफाइन करते हैं। आफ्टर दिस प्लास्टिक रीजन द आई मीन हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो जाती है, ड्यू टू द आई मीन द स्ट्रेस स्टार्ट्स टू इंक्रीज अगेन बिकॉज इट्स नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस, और एक पॉइंट पर आके हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस एट दिस पोजिशन, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू फ्रैक्चर जो हमारे पास मटीरियल है, ठीक है। एंड दिस देन आई मीन अगर हम लोग उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एक वीडियो भी देखी थी टेंशन टेस्ट की, कूपन टेस्ट की, तो देन इट विल फ्रैक्चर दिस आई मीन दिस सॉलिड लाइन, जो ये सॉलिड लाइन है, दिस इज बिकॉज एक्चुअली ड्यू टू द व्हाट यू कॉल, हम लोगों ने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, जो ये सॉलिड लाइन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, दिस इज बेसिकली ट्रू स्ट्रेस। अगर आप लोगों को याद हो, जो ट्रू स्ट्रेस में था हमारे पास एरिया इज रिड्यूसिंग एंड द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इन एक्चुअल केस आई मीन दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। तो बट वी मोस्टली फॉर आई मीन ईज ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वी जस्ट टेक दिस एग्जांपल। और डेफिनेटली जब हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं या कोई भी मशीन होती है या कोई हमारे पास क्या बोलते हैं कोई स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों के पास कोई एलिमेंट है, वी डू नॉट गो फॉर फ्रैक्चर, डेफिनेटली वी टेक इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी और उस कंडीशंस को लेते हैं, जिस तरह भी हमने बताया। जैसे इवन स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टील कब यील्ड हो रहा है, हमारे पास कंक्रीट कब फ्रैक्चर मतलब क्रैक होने लगी है, तो उससे रिलेटेड हम लोग वो देख लेते हैं, मतलब वी चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो दिस इज नेकिंग, हम लोगों ने ये प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। सो जैसे ही हमारे पास लोड इंक्रीज होता जाता है, एरिया हमारे पास स्मॉल होता जाता है एंड स्ट्रेस कंटिन्यू, आई मीन एक पॉइंट आता है जब ये एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है एंड देन इट स्टॉप्स। सो ये बिहेवियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है एक डक्टाइल मटेरियल स्टील का, स्पेशली इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर। जो कंक्रीट का होता है, अगर आप कंक्रीट का डिफरेंट बिहेवियर्स देखें तो
हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर है कंक्रीट में हमारे पास इतनी डक्टिलिटी नहीं थी, तो वो एक पॉइंट पर आके इट जस्ट फ्रैक्चर एंड इट क्रैक्स, ठीक है. सो इट डू नॉट हैव दैट मच डक्टिलिटी as compared to what you call steel. So that's why we use both steel and concrete for our RC structures. Okay, so now abhi ye matlab these are the main parts of the जी ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन ये लैंड के ऊपर जी जी ये सब क्या मतलब है? हम लोगों ने जिस तरह प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जो स्ट्रेस है दिस इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है. दिस ए इज बेसिकली मतलब जो हमारे पास इनिशियल उसका एरिया है किसी भी बार का, ठीक है. तो दिस इज ए. बट हमारे पास अगर जो जब हमारे पास एक्चुअल केस होता है वी कैन ऑल्सो मैथमेटिकली कैलकुलेट दिस. जो हमारे पास एक्चुअल केस होता है उसमें हमारे पास जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो ये वाला एरिया है जहाँ नेकिंग हो रही होती है इट स्टार्ट रिड्यूसिंग, ठीक है. जैसे ही मतलब हमारे पास अगर एरिया रिड्यूस होगा बिकॉज दिस इज समवट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो हमारे पास स्ट्रेस विल स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है. सो this is the engineering stress strain diagram and this is a true stress strain diagram which basically will occur in the material, ठीक है. इंजीनियर हम लोग ने अब प्रीवियस वो देखना प्रेजेंटेशन देखना उसमें इट्स डिफाइन के व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस एंड व्हाट इज engineering stress or nominal stress strain. Okay, so after this okay और रिगार्डिंग दिस नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन के मतलब जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. स्ट्रेंथ, ठीक है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन दिस स्ट्रेंथ. सो फर्स्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द स्टिफनेस, ठीक है. स्टिफनेस ऑफ द आई मीन जो उसकी इनिशियल स्टिफनेस है हमारे पास किसी भी मेंबर की किसी मटेरियल की, दैट इज जितना भी ये लीनियर इलास्टिक रीजन है ना, लीनियर पार्ट जो लीनियर है मतलब जो स्ट्रेट है, नॉन लीनियर नहीं जो स्ट्रेट पार्ट है लीनियर पार्ट है, ठीक है. दैट इज बेसिकली द स्टिफनेस जिसको हम लोग यंग मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं या इन शियर स्ट्रेस में हम लोग इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड हुक्स लॉ. और आई मीन हुक्स लॉ आपको पता है कि which is basically E into strain, ठीक है. E is stress is equal to E into strain. So that is Hooke's law जो I mean एक साइंटिस्ट ने वो उसको डेवलप किया, ठीक है ना. So this is the stiffness. जितनी भी इसकी स्लोप जो ये स्लोप बना रहे हैं ये जितनी ग्रेटर होगी उतना स्टिफ मटेरियल होगा और जितनी इसकी ये स्लोप कम होगा यानी कि अगर ये स्लोप है ये जितना लो होगा ये दिस इज आई मीन लेस स्टिफ और ये जितना इसका स्लोप ग्रेटर होगा सो दैट इज मोर स्टिफ मटेरियल, ठीक है. सो मतलब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल हैं जैसे कोई भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लेस स्टिफ है, ठीक है. उससे ज़्यादा स्टिफ फिर स्टील है. स्टील के बाद हमारे पास कोई और हार्ड मटेरियल आ जाता है जैसे डायमंड. डायमंड बहुत ज़्यादा स्टिफ मटेरियल है, ठीक है, बट उसकी डक्टिलिटी कम है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू कैन से आई मीन स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ हाई स्ट्रेस एंड अल्टीमेट से इसका क्या मतलब होगा कि ये दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट कैन अब्जॉर्ब इन द आई मीन ये जितना इसका पार्ट है ना इस ये टोटल इसका जो एरिया होगा दैट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ कि मतलब ये पूरा कितना कितना कितनी स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, ठीक है. ये कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है. सो दैट इज बेसिकली आई मीन एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन एरिया है ये सारा जो ये पूरा पार्ट जो है ना. दिस अगर हम लोग ये जो इसके एरिया ये इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आ रहा है तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ, ठीक है. सो एंड सिमिलरली टफनेस इज आई मीन actually there is a small difference between the toughness and strength के अगर हम लोग इसका एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस पार्ट के अंदर जब हमारे पास जो एरिया आ रहा है ना दैट इज बेसिकली रेजिलियंस, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिक द एरिया अंडर द इलास्टिक रीजन दैट इज बेसिकली द रेजिलियंस ऑफ द स्ट्रक्चर.
और जो हमारे पास क्या बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आ रहा है, that is basically the what you can say the total amount of energy that it can dissipate. That is basically the toughness or the strength of this material. Capacity is, I mean, the strength is to ultimate stress of this material, जितना ये maximum stress bear कर सकता है. डक्टिलिटी कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि ये मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर ये इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकता है. सो मैक्सिमम आई मीन द अल्टीमेट सॉरी जो स्ट्रेन अल्टीमेट पार्ट तक होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो हमारे पास ये जो यील्ड डिस्प्लेसमेंट है यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ, इसको ये कर देते हैं, और नहीं सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेन और यील्ड स्ट्रेन. तो दैट इज बेसिकली आवर डक्टिलिटी कि ये हमारे पास यील्ड पॉइंट के बाद ये कितने आई मीन अल्टीमेट स्ट्रेस तक कितना इंक्रीज करता है. आफ्टर दैट डेफिनेटली इट्स नेकिंग डाउन एंड इट विल फ्रैक्चर. ओके, सो और ब्रिटलनेस मतलब जितनी हमारे पास कम ये होगी, जितना ये एरिया कम होगा, यानी कि जैसे कंक्रीट है इधर जाके अगर क्रैक हो जाता है, सो दैट इज ब्रिटल मटेरियल. सो स्ट्रेंथ, maximum stress that it can bear, toughness, total area under this stress strain, or resilience, the area under this only elastic region, and then ductility हमारे पास जो yield के बाद हमारे पास कितनी डिफॉर्मेशन हो सकती है उस मटेरियल में बिफोर इट फ्रैक्चर्स और एट अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस. ठीक है, और ब्रिटलनेस, लो कैपेसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन. ठीक है, so that is I mean few terms which is related to the stress strain diagram और stress strain relationship से जो terms related हैं, engineering terms related हैं. मतलब इसको stress strain अगर आपको ये इसका behavior सही तरीके से समझ आ जाएगा तो आप different materials को मतलब उसका stress strain diagram देख के आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये इंजीनियरिंग मटेरियल इस एप्लीकेशन के लिए कितना फिजिबल है. जैसे कंक्रीट हम लोग को पता है कंप्रेसिव उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हायर है, इट्स नॉट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज हायर, उसमें यील्डिंग है, उसमें डक्टिलिटी है. सो दैट्स व्हाई और जिस तरह डिफरेंट मटेरियल्स भी होंगे जो हम लोग इंजीनियरिंग उसमें यूज़ करते हैं. रबड़ है जिस तरह हम लोग आइसोलेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, या अगर कोई मशीन पार्ट देख लें हम लोग उसमें डिफरेंट मटेरियल्स हैं. ठीक है, कार में डिफरेंट मटेरियल्स हैं. सो दे आर डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. तो उनको उन मटेरियल्स के बिहेवियर समझने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है. तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स से जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आई मीन दीज आर स्ट्रेंथ, टफनेस, रेजिलियंस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस. सो हम लोग किसी मटेरियल को, जैसे हम लोग ग्लास को क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल. ठीक है, एकदम से शटर हो जाता है. इसी तरह डिफरेंट उसके डिफरेंट मटेरियल है. जैसे अभी डायमंड है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, या नहीं कि अगर हमारे पास कोई और ऐसा मटेरियल है जैसे कोई स्प्रिंग है, उसमें आई मीन उसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, बिकॉज इट कैन आई मीन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और उसमें लार्ज स्ट्रेन भी होता है. So anyway, these are the main properties related to the stress strain diagram. ठीक है, so this okay, this was about the stress strain relationship behavior. और सिमिलरली क्या बोलते हैं ये तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग. और जो हमारे पास जो टॉ होता है which is shear stress, that is also equal to G into shear strain. ठीक, so this is basically modulus of rigidity, या हम लोग जिसको G कहते हैं. ठीक है, so and there is a relationship जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, so let's go towards the Poisson's ratio. Okay, just a moment. Okay. Poisson's ratio, I mean, this was first developed by the French mathematician and physicist
ठीक है, इसमें भी डेफिनेटली इट अप्लाइज टू द यूनी एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन which can be further I mean mathematically modeled for biaxial stress and strain, and then we can define the material. So the effect of the Poisson's ratio is like that. अगर मटेरियल में हमारे पास कुछ उसमें अब क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जैसे ही हम लोग जब उसको पुल करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो अगर हम लोग किसी चीज़ को टेंशन जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में, तो फर्स्ट करें ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाली वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में तो ये इलोंगेट होगा, बट जो वाई डायरेक्शन में इसका जो ये वाली जो इसका डायमीटर है या इसका जो भी ये वाली लेंथ है, ये वाली सॉरी डायमेंशन है, ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में तो ये शॉर्टन हो जाएगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में ये लॉन्गेट हो जाएगी। सो ये जो स्ट्रेन है या ये जो चेंज इन लेंथ है बेसिकली दैट I mean contributes into the Poisson's ratio. So what's the Poisson's ratio is? It's basically the strain in the lateral direction over the इट्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। जो लेटरल डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ड्यू टू द टेंशन और कंप्रेशन, ये कंप्रेशन में हम लोग नेगेटिव लेंगे और जो टेंशन में हम लोग वो पॉजिटिव ले लेंगे, और उसको डिवाइड बाय टोटल जो हमारे पास ये जो इलोंगेशन हुई है, ये जो डेल्टा आई मीन दिस डेल्टा विच इज डेल्टा बाय 2, ये जो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो एंड देन okay, so this is mostly true for the homogeneous material या isotropic material, ठीक है। जिस तरह के materials हैं, जैसे जो homogeneous नहीं है, जो जिसमें different kinds of I mean compositions हैं, तो इसके लिए it's not necessary be true, क्योंकि different materials की different Poisson's ratio है, ठीक है। और जो isotropic का मीन होता है जिसमें आपके fibers same हों, ठीक है। जैसे wood है, wood में हमारे पास different वो हो सकते हैं, सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर द वुड ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द पॉइसन्स रेशियो और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइसन्स इफेक्ट, ठीक है। सो Hooke's law, as we have just discussed, के the linear part of the stress strain is basically Hooke's law. So इसको अगर हम लोग कैसे define करेंगे, जो हमारे पास stress in the next direction है is equal to E, which is our Young modulus, into strain in x direction, ठीक है। So this is Hooke's law, जो हमारे पास linear part था इसका, this one, okay, this is basically Hooke's law. So ओके, दिस इज़ फॉर यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस। और अगर हमारे पास मतलब जिस तरह ये इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी स्ट्रेन इन एक्स, ई विल कम ओवर हेयर, ठीक है। सो स्ट्रेन इन एक्स विल बी स्ट्रेस इन एक्स ओवर इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द दैट मटेरियल। सो इलास्टिक मॉडुलस बिकॉज इट्स होमोजीनियस मटेरियल, वो वाई डायरेक्शन में भी सेम होगा, ठीक है। सो बट वाई डायरेक्शन में हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ जब हम लोग ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रिड्यूस हो रहा है, इट विल बी नेगेटिव। सो जैसे पॉइसन्स रेशो हम लोगों ने ई एक्स ओवर आई मीन ई वाई की थी, तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई विद इट्स पॉइसन्स रेशो टू गेट द स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे देन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जो हमारे पास ये जब इसको इंक्रीज करने की वजह से ये जो शॉर्ट हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस पॉइसन्स रेशो ओवर दिस, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई 3D मटेरियल है जी डायरेक्शन में भी वो कम हो रहा है। अगर हमारे पास ये इस तरह, आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड समझ आ रहा है, अगर हमारे पास ये एक्स वाई और जी डायरेक्शन है, तो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी ये लेंथ भी कम होगी और डेफिनेटली फिर ये लेंथ कम होगी अगर हम लोग इस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं और ये लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इसी तरह वो नेगेटिव में होगा। इसी को हम लोग अगर और कंसिडर कर ले तो बाय एक्सियल स्ट्रेसेस के लिए एक्स डायरेक्शन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में सॉरी एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन फाइंड दीज इक्वेशंस। इसमें से ई हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो स्ट्रेस इन एक्स माइनस, सो टोटल आई मीन अगर हमारे पास सिर्फ स्ट्रेस इन एक्स एंड स्ट्रेस इन वाई दिया है, वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेन इन
x direction. Similarly, अगर हमारा stress in y and stress in x direction दिया है, we can calculate also for y से in this condition, और हम लोग इसके finally z direction के लिए भी calculate कर सकते हैं. ठीक है. फिर प्लेन स्ट्रेसेस के लिए, बिकॉज दिस इज सेम फॉर प्लेन स्ट्रेसेस. ठीक है. तो उसमें हमारे पास ये जिस तरह हम लोगों ने ये प्रीवियस वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ये हमारे पास शीयर स्ट्रेस के लिए आ जाएगा. ठीक है. और क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे पास G इज बेसिकली द आई मीन काउंटर पार्ट ऑफ दिस, नॉट काउंटर पार्ट, आई मीन जो उसके सेम है, दैट इज बेसिकली G. E के सेम इज G in shear stress. This is shear strain, shear stress over sorry yeah, this is our shear strain and this is our shear stress over G. ठीक है. जैसे हमारे पास इधर इससे ऊपर वाली फिगर में था ये दिस पार्ट. So okay, so after this हम लोग जो principal stress और principal strain we can calculate, I mean कोई ऐसे एंगल पे जहाँ हमारे पास shear stress जीरो हो जाए, that is basically principal plane. उसमें हमारे पास जो principal stress और principal strain होता है, that we can calculate using the using this equation. और similarly अगर आप ये देखें, this is the calculation for the G. I mean G has a relationship with the Poisson's ratio and also elastic modulus. ठीक है. So इसके derivation is still available in the books. वो आप लोग देख सकते हैं. मतलब it's not much necessary. It's easy derivation. ठीक है. So this is principal stress and principal strain. इसके बाद हम लोग stress और strain से related कुछ examples कर लेते हैं. Okay. So this is a simple example. A structural member of a steel structure is to be tested. ठीक है. It is made out of a rectangular steel alloy. The length is 2 meter and the cross section is 25 millimeter by 50 millimeter. It is subjected to tensile force of 40 kilonewton. The test section elongates 2 millimeter. That this means कि जो हमारे पास डेल्टा है in x direction, या जो हमारे पास longitudinal direction है, that is 2 millimeter. The width, जो width है उसकी, that narrows by 0.014 millimeter and the new width is this. Find the Poisson's ratio and what is the new height of the cross section. So let me clear this section. इसमें हमारे पास this is 50 millimeter. This is 25 millimeter. ठीक है. और this is 2 millimeter equal to 2000 millimeter. We have to be careful for the units. Units same होने चाहिए. Just a moment. Okay. So what it says कि हमारे पास जो reduction in length हुई है, which is 2 millimeter, और जो sorry elongation in जो length हुई है, that means कि ये जब हम लोगों ने यहाँ force apply की है, तो हमारे पास ये 2 millimeter elongate हो गया. ठीक है. This is 2 millimeter. और इसकी जब ये 2 millimeter elongate हुआ है, तो इसकी जो ये वाली लेंथ है, ये थोड़ी, ये वाला डायमेंशन ये रिड्यूस हो गई. ये कितनी रिड्यूस हुई है? 0.0, नो सॉरी इट्स विड्थ. सो दिस इज द विड्थ. तो इसकी जो ये वाली विड्थ है, ये कितनी रिड्यूस हुई है? दैट इज बेसिकली 0.014. ठीक है. सो as we know that Poisson's ratio is minus lateral over longitudinal. ठीक है. So this will be equal to minus, हमारे पास ये लेंथ रिड्यूस हुई है, which is minus 0.014 divided by
जो ये लेंथ है ये कितनी है 50, आई मीन सॉरी ये आप लोगों को कंफ्यूज थोड़ा कर देगा। ये वाला पार्ट हमारा कम हुआ है, ठीक है। सो 0.014 डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल विच इज 50, और स्ट्रेन हमारे पास कितना हो जाए दूसरा, वो कितना है वो विच इज 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2000 मिलीमीटर। So calculating this, because they both are dimensionless, हमारे पास आंसर आएगा 0.28, ठीक है। So that's how we can calculate the Poisson's ratio. Okay, so लैगिंग को थोड़ा वो करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास Poisson's ratio है which is strain in lateral over the strain in longitudinal, ठीक है। लेटरल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास ये डायमेंशन कितनी छोटी हुई है ड्यू टू द एलोंगेशन, दिस इज 0.014 डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ विच इज़ 50, ठीक है। जो हमारे पास इलोंगेशन हुई है दैट इज़ 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ विच इज़ 2000 मिलीमीटर। हमारे पास आंसर जो आ रहा है दैट इज़ द पॉइसन्स रेशियो ऑफ दिस मटीरियल, ठीक है, 0.28, ठीक है। एंड पार्ट बी इट सेज व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम लोग को उसने ये तो बता दिया था कि इसकी ये वाली डायमेंशन 0.04 रिड्यूस हुई है। अब वो कहता है कि जो ये इसकी हाइट थी विच इज़ 25 मिलीमीटर, ये कितनी कम हुई है। सो हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारे पास ये वाली लेंथ है ये कितना कम हुआ है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर दें। सो सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द जो हाइट में डिफरेंस आया है, ठीक है। पॉइजन्स रेशो हमारे पास आया था 0.28, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स दिस ट्रेन। सो वी विल यूज द सेम इक्वेशन, ठीक है। v इज इक्वल टू लेटरल ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। v हमारे पास सॉरी नो दिस इज नू विच इज 0.28 इक्वल टू जो हमारे पास हम लोगों ने अभी इसका डेल्टा फाइंड करना है, तो ये ओरिजिनल लेंथ इसकी 25 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय सिमिलरली हमारे पास 2 मिलीमीटर जो वो थी और 2000 हमारे पास ओरिजिनल लेंथ हो गई, ठीक है। अभी हम लोग इस मतलब वी कैन कैलकुलेट दिस पार्ट एंड मल्टीप्लाई बाय हेयर एंड देन वी कैन टेक 25 एंड मल्टीप्लाई बाय हेयर। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज बेसिकली माइनस, बिकॉज हेयर इट इज माइनस, ये लेंथ रिड्यूस हो रही है हमारे पास 0.007 मिलीमीटर। सो हमारे पास जो आई मीन फाइनल लेंथ होगी, हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट थी हमारे पास 25 मिलीमीटर माइनस दिस 0.007, this will be equal to 24.9 something millimeters. Okay, so this is the new height. सो इसमें भी हम लोगों ने सिमिलरली वही पॉइसन्स रेशो का फार्मूला यूज़ करके, पॉइसन्स इफेक्ट यूज़ करके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द पॉइसन्स रेशो। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जो हाइट इसकी रिड्यूस हुई है ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द बार, ठीक है, वो कैलकुलेट की है विच इज़ 0.007 मिलीमीटर। फिर हम लोगों ने टोटल हाइट में से उसको माइनस कर दिया है एंड नाउ वी नो द टोटल हाइट ऑफ द आई मीन हाइट ऑफ दिस मटीरियल आफ्टर इलोंगेशन।
ठीक है. So this is another example of the Poisson's ratio. ठीक है. Okay. सर ये पोइसन 0.28 आ गया ना जी जी. ये सर दस फॉर्म में जो 0.28 है इसका सॉरी दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, बस दोबारा बोलें, बहुत स्लो आ रही है. सर जो पॉइसन रेशियो अभी इस प्रॉब्लम में 0.28 आ गया ना. जी जी. ये तो इसका डेफिनेशन है सर इधर. अभी इसमें इसे क्या, 0.28 पे चेक करिए इसका क्या मतलब है सर. इसका क्या मतलब है 0.28 का? जी सर अभी मतलब ये 0.28 वो रेशो है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास पॉइजन रेशो हम लोगों ने जो ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास ये जो पॉइजन रेशो की वेल्यू आई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइजन रेशो का पॉइजन रेशो है हमारे पास, विच इज़ बेसिकली स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन, मतलब लेटरल डायरेक्शन जो उसकी दूसरी एक्सिस में जो रिडक्शन हुई है ओवर इट्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ठीक है, अगर हम लोग कोई मटेरियल इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग को उसकी इलोंगेशन पता लग गई, हम लोग को ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है, हम लोग उसको चेक कर लेंगे कि उसका एरिया या उसकी वो लेंथ, दूसरी लेंथ कितनी रिड्यूस हुई है. सो वी कैन कैलकुलेट दिस पॉइसन रेशो ऑफ दैट मटेरियल. ठीक है, इस मटेरियल के लिए एक्स वाई जी डायरेक्शन सब के लिए सेम होगा ये. ठीक है, और उसी तरह हम लोग इसकी जो रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इससे हम लोग अगर जब हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाए, हम लोग अगर हमारे पास शीयर स्ट्रेस हो, वी कैन कैलकुलेट द शीयर स्ट्रेन आल्सो. एंड इसी तरह हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, या टॉम एक्स या मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉमिनल स्ट्रेस, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, सो दैट इज आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ये सेम रहेगी. ठीक है, फॉर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल ये पॉइसन रेशियो सेम रहेगी. सो इस मटेरियल की पॉइसन रेशियो क्या है? 0.28. ठीक है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. सो दिस इज 0.28. ओके, सो ठीक है सर, थैंक और उसके बाद okay, let's move towards the new example. In this example, I mean, a thin wall tube is subjected to axial load, यानी कि it's a tube. ठीक है, so किसी भी मटेरियल की ये ट्यूब है. If the tube elongates 3 millimeter, यानी कि हम लोग ये 40 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन वी आर अप्लाइंग ऑन बोथ डायरेक्शन, सो इट्स टेंसाइल फोर्सेस. ठीक है, उसकी वजह से जो इलोंगेशन हुई है ट्यूब में इन दिस डायरेक्शन इज 3 मिलीमीटर, एंड इट्स सर्कमफ्रेंस, अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, दैट डिक्रीजेज approximately 0.09 millimeter. The tube material behave elastically, that because when it says elastically, that means it if it's a homogeneous material, it is within the Hooke's law range, या ये नहीं कि ये linear range में है. ठीक है, okay, so determine the normal stress. ठीक है, like previously we have to calculate I mean, I will ask you guys to try to solve this question. For only first two part आप लोग सॉल्व करें, फिर हम लोग विल सॉल्व ऑल द पार्ट कि नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा, बिकॉज दिस इज प्रीवियस लेक्चर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस. आप लोगों के पास 5 to 6 मिनट्स हैं, 5 to 10 मिनट्स हैं, कैलकुलेट करें ये, और डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द नॉर्मल स्ट्रेन. ठीक है, फॉर ना एक्सियल डायरेक्शन. First of all, we have to calculate the normal stress, which will be equal to force over area. Force हमारे पास कितनी दी है? 40 किलो न्यूटन. तो 40 we can convert into newtons also. एरिया हमारे पास क्या है? Pi into I mean, as we know that Newton per meters is equal to megapascal. So इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 0.0125 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर. ठीक है, I have just converted the millimeter into meters. This is the area. तो हमारे पास ये जो आउटर पार्ट है उसका वो आ जाएगा, that will be equal to 26.35 megapascal.
आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट बी हमारे पास है स्ट्रेन विच इज डेल्टा चेंज इन लेंथ ओवर इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इसने हमारे पास बताई है 3 मिलीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 900 millimeter. This will be equal to 3.3 into 10 raised to power minus 3 और 0.003, ठीक है। पार्ट सी में हम लोगों को क्या बोलता है, वी हैव टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस विच इज ई, ठीक है। एज वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो हमारे पास स्ट्रेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, स्ट्रेन भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस विल बी इक्वल टू 226.35 divided by the strain 0.003. So this will be equal to, again in megapascal, 67905 megapascal. अगर हम लोग इसको गीगापास्कल में करें then it will be 67.9 गीगापास्कल। पार्ट डी में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अभी नाउ आई मीन इन दिस पार्ट उसने हम लोग को बताया जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है वो कितना रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ बेसिकली 0.09, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना चाहिए कि जो इसका कौन सा पार्ट हमारे पास रिड्यूस हुआ है, रेडियस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द I mean change in the radius to calculate the lateral strain, ठीक है। तो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ये नोट डाउन कर लें आप। हाँ गुड। पार्ट डी है ओके। सो हम लोगों को पता है दैट जो हमारे पास आउटर रेडियस है, सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास है, दैट बेसिकली रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। दिस इज 2 पाई इंटू 12.5 माइनस सर्कमफ्रेंस कितना रिड्यूस हुआ है 0.09 मिलीमीटर्स। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करके उसमें से 0.009 माइनस कर देंगे, दैट विल बेसिकली 78.4498 मिलीमीटर्स, ठीक है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस सर्कमफ्रेंस हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास इसका रेडियस हुआ है, that will be हम लोग similarly then we can calculate r equal to this 78.4498 divided by 2 pi, ठीक है। this is for the circumference formula, ठीक है। pi r square एरिया का फॉर्मूला होता है, equal to 12.4857 millimeters, and then we can, अभी हमारे पास डिफरेंस आ गया है, जो आउटर एरिया हम लोग के पास रेडियस दिया था दैट वाज 12.5। सो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू 12.44857 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया रेडियस विच इज 12.5, देन हमारे पास जो लेटरल स्ट्रेन आएगा दैट विल बी 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और 0.00144 minus, okay. Now we can calculate the Poisson's ratio. Poisson's ratio will be V
इक्वल टू लेटरल ओवर लॉन्गिट्यूडनल। हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल पता है, वी जस्ट कैलकुलेट, जो इस पार्ट बी में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, माइनस 0.00144 डिवाइड बाय 0.003, ठीक है। सो पॉइसन्स रेशियो विल बी इक्वल टू 0.3432, and finally it has to calculate the shear modulus, ठीक है, or the modulus of rigidity G, that is E over 2 1 plus Poisson's ratio. So this will be equal to, हमारे पास E हम लोगों ने calculate किया था in this part, which was 67.91 into 10 raised to power 9 pascals divided by 2 multiplied plus 1, and this is 0.3432. Okay, so then the answer will be, similarly, the shear modulus or the modulus of rigidity will be equal to 25.3 gigapascal. Okay class, I hope so आप लोगों को ये numerical problem clear होगा. It's not difficult, इसमें smaller part but they are correlated to each other, ठीक है? Okay. सर जी सर ये सेकंड पार्ट में डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेन, इसमें आपने कौन सा फार्मूला यूज किया, सिर्फ एक ये बताएं। जो नॉर्मल स्ट्रेन में हम लोगों ने, जैसा आप लोगों को स्ट्रेन का फॉर्मूला है, व्हाट इज दिस स्ट्रेन फॉर्मूला, जो चेंज इन लेंथ डेल्टा, ठीक है, एल माइनस जो भी एल नॉट है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, दिस इज ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो इसमें तो हम लोग को बस मतलब चेंज इन लेंथ दी हुई है ना, ये इसमें बोलता है जो ट्यूब है दैट इलोंगेट्स 3 मिलीमीटर, यानी कि ये हमारे पास डेल्टा है, ठीक है। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 900 मिलीमीटर, तो 3 डिवाइडेड बाय 900 हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेशन, ठीक है। ओके क्लास, सो जिस तरह कभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला, नॉट दिस वन, ये वाला क्वेश्चन, उससे सिमिलर एक और क्वेश्चन है, दिस वन, द सेक्शन ऑफ मैग्नीशियम अलॉय इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू 12 किलोन्यूटन कंप्रेशन फोर्स, ठीक है, द लेंथ इज 50 मिलीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन इज 10 by 10 मिलीमीटर, यानी कि ये एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर व्हाट यू कैन से कोई भी बार है या 50 मिलीमीटर लॉन्ग है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज दिस, द पॉइसन्स रेशियो इज दिस, इसमें हम लोग को पॉइसन्स रेशियो दी है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वो कंप्रेस हो रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन बट इट इज रिड्यूसिंग इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। सो फाइंड द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस at the instant when the load is applied and the height and the width of the cross section after compression, ठीक है।